Good morning to all of you. Jai Hind everyone. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. So let's start with today's topic. Today we are going to study about the objective of the business. Before this, I want to explain you again what is a business. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी मैंने बताया था बिजनेस होता क्या है. ये एक एक्टिविटी होती है जिसके अंदर हम लोग सेल परचेस करते हैं गुड्स या सर्विस का डेली बेसिस पे और वो भी प्रॉफिट मोटिव पे. ठीक है, अब हम देखेंगे जो बिजनेस स्टार्टअप किया जाता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव्स होता क्या है. ठीक है, following are the two types of the objective. First one economics objective and the second one is your social objectives. First वाला क्या है economic objective, second one क्या है social objectives. First one is your economic objective. As a economic objective, the it means that इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव हम किसको कहते हैं, वो ऑब्जेक्टिव जिससे कैश मनी प्रॉफिट रिलेटेड हो. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स मतलब कंपनी का मॉनेटरी ऑब्जेक्टिव्स क्या है. ठीक है, उसके बाद आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स. सोशल ऑब्जेक्टिव्स यानी जो लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं. ठीक है, जिनकी वजह से बिजनेस चल रहा है, बिजनेस ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी है. इन शॉर्ट बिजनेस जिसके लिए हम खोले हैं, जिसके लिए हम शुरू किए हैं, वो है हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स पीपल्स. ठीक है, तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. नाउ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आता है, प्रॉफिट, इनोवेशन एंड क्रिएशन ऑफ कस्टमर. अब हम इसको एक एक को डिटेल्स में पढ़ेंगे. प्रॉफिट क्या होता है, मुनाफा. ठीक है, कंपनी को जो भी प्रॉफिट अर्न होता है उसको हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं. मैम प्रॉफिट अर्न होता है प्रॉफिट बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो भी एक्टिविटीज़ करती है, ठीक है, उसमें जो भी वो कॉस्ट इंकर्ड करती है उसके ऊपर जो भी उसको अर्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉफिट. अब कंपनी का प्रॉफिट होगा कैसे, प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस को अच्छे से चलाना होगा. प्रॉफिट अर्न करने के लिए कंपनी क्या करती है, सबसे पहले तो अपने एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली करती है जिसके थ्रू उनको प्रॉफिट जनरेट हो. ठीक है, और जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिस भी एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व है, चाहे गुड्स हो या सर्विस, तो सबसे पहले वो अपने कस्टमर को जब गुड्स सेल करते हैं तो उनकी प्रायोरिटी क्या होती है कि वो अच्छे से अच्छा गुड्स कस्टमर को दे जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड हो. उनके थ्रू जो प्रॉफिट होगा वो तो होगा. उसके अलावा जब हमारे एक कस्टमर सेटिस्फाइड होते हैं तो वो कई कस्टमर्स को कंपनी के बारे में, गुड्स के बारे में प्रमोट करते हैं, जिससे होगा क्या, हमारा सेल्स इंक्रीज़ होगा. सेल इंक्रीज़ होगा इसका मतलब कंपनी का प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा और इनडायरेक्टली कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होता है. ठीक है, नेक्स्ट वन है इनोवेशन. इनोवेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, ठीक है, उसमें कुछ नया लाना. कुछ नया मतलब जैसे अमूल कंपनी का नाम तो आपने सुना ही होगा, राइट. अमूल कंपनी जब स्टार्टअप हुई थी बच्चों, तो उस टाइम पे वो सिर्फ और सिर्फ दूध बेचते थे, दही बेचते थे, घी मक्खन यही. ठीक है, लेकिन आज अमूल कंपनी कितने सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट बेच रही है, कितने मल्टीपल गुड्स सेल कर रही है वो आपको पता है. जैसे अमूल दूध, दही, छाछ, पनीर, ठीक है, मलाई, मिठाई मेट एक्सेट्रा और भी बहुत सारी चीज़ें. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनोवेशन. इसका मतलब कंपनी का प्रॉफिट होने के बाद बस कंपनी प्रॉफिट अर्न करने के लिए स्टार्टअप नहीं होती, बल्कि उसको और ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ इनोवेशन करते हैं. व्हेन द कंपनी डू द इनोवेशन इट मीन्स दैट दे डूइंग समथिंग न्यू इन द एक्टिविटी. ठीक है, इससे होता क्या है, या तो वो प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन करते हैं या न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या अपने सर्विस में कोई चेंजेस करते हैं. जब कुछ इनोवेशन आता है, कुछ नया आता है, ठीक है, तो वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है. ठीक है, तो इसका मतलब जैसे आप पतंजलि का एग्जांपल ले लीजिए. ठीक है, अब पतंजलि पहले जब स्टार्टअप हुई थी तो कॉस्मेटिक्स हो गया, सोप्स हो गए, यही सब खाली इंट्रोड्यूस कर रही थी. फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, तेल, हल्दी मसाला, सब्जी मसाला, तेल, फिर और भी कई प्रोडक्ट उसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, जैसे च्यवनप्राश हो गया, दवाइयाँ हो गई. ठीक है, तो ये होता है इनोवेशन. इसका मतलब एक बार जब कंपनी मार्केट में टिकती है तो उसके बाद अगर उन्होंने कस्टमर्स के फेथ को, कॉन्फिडेंस को, ट्रस्ट को जीत लिया है तो उसके बाद वो लोग जब भी कुछ नया इंट्रोड्यूस करते हैं तो पब्लिक उसको एक्सेप्ट करती है. लेकिन उनको ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ इनोवेटिव हमेशा करना पड़ता है. जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, मैम उन्होंने क्या किया, जियो लॉन्च. ठीक है, ये समथिंग न्यू हुआ, इसको बोलते हैं इनोवेशन.
यानी कुछ ना कुछ नया करना, ये हो जाता है सेकेंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है आपका क्रिएशन ऑफ कस्टमर। उसके बाद आता है क्रिएशन ऑफ कस्टमर। नाम से ही आपको पता चल गया है क्रिएशन ऑफ कस्टमर। अब आपको पता है कस्टमर क्रिएट कैसे होते हैं। कस्टमर क्रिएट करता कौन है? कंपनी। गलत, कंपनी कस्टमर क्रिएट नहीं करती है। कंपनी अपने जो कस्टमर्स हैं, जो उसके प्रायर कस्टमर है, जो सबसे पहले उनके पास आते हैं, ठीक है, ट्राई करती है उनको उनको इतने अच्छे से सेटिस्फाइड कर दे कि वो जब एक कस्टमर गुड्स लेकर के मार्केट से जाए तो वो और 4 लोगों को गुड्स के बारे में बताए, प्रोडक्ट के बारे में बताए, फिर कंपनी के बारे में बताए, उसकी क्वालिटी एक्सेट्रा, ताकि वो 4 भी लेने आए। फिर वो 4 जाएंगे तो और 4 लोगों को 16। इस तरह से क्या होता है? कस्टमर क्रिएशन होता है। ठीक है, इन सब से कंपनी का फ़ायदा क्या होगा? इकोनॉमिकली फ़ायदा होगा। प्रॉफिट में तो प्रॉफिट अर्न हो ही रहा है, जब वो कुछ इनोवेटिव करेगा तब भी उसका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, और जितने ज़्यादा कस्टमर क्रिएट होंगे उतने ज़्यादा ही इकोनॉमिकली बेनिफिट मिलेगा। किसको? ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, ये इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन है हमारा सोशल नीड्स। सोशल नीड्स का मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी कि कंपनी में जो एम्प्लॉई हैं, कंपनी जिन कस्टमर्स के लिए चल रही है, जिन गवर्नमेंट के पॉलिसी को फॉलो कर रही है, ठीक है, उनके लिए भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कंपनी के। जैसे कंपनी चलती किसकी बदौलत है? कस्टमर्स, एम्प्लॉय। जब यही सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे तो आपको लगता है कंपनी चल पाएगी? ठीक है, तो सोशल नीड्स में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू ऑल एम्प्लॉयज़। ऑल एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी देना, किस चीज़ में? उनका करियर बिल्डअप करने के लिए, प्रमोशन के लिए, बोनस देना, एक्सेट्रा। क्योंकि देखो, कंपनी के जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो करता कौन है? एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय काम नहीं करेंगे तो आपको लगता है कि कंपनी प्रॉफिट अर्न कर पाएगी, कुछ इनोवेशन कर पाएगी? बिल्कुल नहीं, कंपनी चल ही नहीं सकती बगैर एम्प्लॉयज़ के। तो जब एम्प्लॉय इतने इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए तो उनके लिए भी इनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है कि जो उसके एम्प्लॉय हैं उनको सेटिस्फाइड करें। कैसे? अच्छी सैलरी दे करके, परफॉर्मेंस अप्रेजल जज करके उनका प्रमोशन करना, फिर उनको मोटिवेट करना, एंकरेज करना, इंसेंटिव्स देना। ठीक है, जैसे डबल शिफ्ट कर रहे हैं तो ओवर टाइम पेमेंट देना, नए नए अपॉर्चुनिटी देना करियर प्लानिंग के लिए। जैसे जो भी एम्प्लॉय जिस भी लेवल पे काम करता है उसका हमेशा एक ड्रीम होता है कि वो अपने लेवल से थोड़ा हाई लेवल पे काम कर पाए, तो इसके लिए उसको अपॉर्चुनिटीज़ देना जिसके थ्रू उसका प्रमोशन हो सके। ये हो गया आपका सोशल नीड्स टूवर्ड द एम्प्लॉय। ठीक, वैसे ही कस्टमर, आखिर आप जो कंपनी चला रहे, जो गुड्स बना रहे हो, वो बना किसके लिए रहे हो? कस्टमर्स के लिए ना। तो नेक्स्ट वन क्या है आपका? प्रोवाइड द गुड्स एट द गुड क्वालिटी। सबसे पहले जो गुड्स आप बना रहे हो वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए। देखिए, होता क्या है, कंपनी जनरली ये सोचती है, जब पहले के ज़माने में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं आई थी उस टाइम पे क्या था, बिज़नेस बहुत कम थे और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, तो उनके नीड रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हो पाते थे, इसीलिए उस टाइम पे जो भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे भी गुड्स प्रोड्यूस करती थी कस्टमर्स ले लेते थे, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शंस नहीं था। लेकिन आज ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। आज हमारे पास जितनी पब्लिक है उससे डबल तो हमारे यहाँ पे बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है। अब मोबाइल का ही एग्जांपल ले लो, कितनी सारी कंपनियाँ हैं, राइट? तो इसका मतलब अब हमारे कस्टमर्स के पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप अच्छे क्वालिटी का गुड्स नहीं दोगे तो हम किसी और को रेफ़र कर लेंगे, क्योंकि आज हमारे पास ऑप्शन है जो पहले नहीं था। इसीलिए सोशल नीड्स में ये भी देखा जाता है कि कंपनी की ये प्रायोरिटी होती है कि जो वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में कस्टमर्स को, वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए। अगर उन्होंने क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया तो ये उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेगेटिवली अफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है फेयर रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़। इसका मतलब एम्प्लॉय को फेयरली ट्रीट करना, जो जैसा काम करता है उसके बेसिस पे उनका प्रमोशन करना और उनको रेम्यूनरेशन देना। रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी, वेजेस, बोनस, ओवर टाइम पे एक्सेट्रा। इसके अलावा भी और कई सोशल नीड्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का क्या रोल होता है मैम? गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है रिलेटेड टू टैक्सेशन, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, वो कब फेवरेबल हो सकता है? जब आप गवर्नमेंट के लिए अपने सोशल नीड्स को फुलफिल करेंगे, जैसे टाइम टू टाइम टैक्स भरना, गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशंस बना रही है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। जब आप गवर्नमेंट को हैप्पी रखोगे तो वो भी आगे आपके लिए वैसी ही पॉलिसी बनाएगी जिससे आपके लिए बेनिफिट हो सके। ठीक है, फिर आते हैं सप्लायर। सप्लायर कौन? जो आपको रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, उनको टाइम पे पेमेंट दीजिए। जब आप उनको टाइम पे पेमेंट देंगे तो वो भी आपके लिए रॉ मटेरियल एक्सेट्रा सप्लाई प्रॉपर टाइम पे करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं।
एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने आज क्या पढ़ा, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव्स थे, फर्स्ट वन इकोनॉमिक्स एंड द सेकंड वन आर सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक्स में 3 ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉफिट, इनोवेशन, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। द नेक्स्ट सोशल नीड्स, उसमें हमने क्या देखा, सोशल नीड्स में हमने क्या देखा, जो लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है उनको सेटिस्फाइड करना with their incentives. Okay, so today we stop here only. Take care, happy and stay home, stay safe. Homework, please write the explanation which I explain you today. Have a nice day, student.